Shashank, can you see my screen? Yeah. Okay. I will request कि हम अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ रखेंगे और एंड में हम अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी लोग पुअर कनेक्टिविटी के इशू से लॉग आउट हो जाएंगे वरना। और ओके, सो मेरा नाम मित्तल है और मैं बर्ड काउंट इंडिया करके एक प्रोजेक्ट है, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, उनके साथ काम करती हूँ। एंड मैं बर्ड काउंट इंडिया के बारे में आखिर में बताऊंगी, पर आज का जो प्रेजेंटेशन है ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो जो पहला पार्ट है प्रेजेंटेशन का, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा कि बर्ड वॉचर्स क्या करते हैं और बर्ड वॉचर्स से हमको अब तक क्या क्या फायदा हुआ है, हमको बर्डर्स खुद को और साइंटिस्ट और बर्ड कंजर्वेशन में क्या क्या फायदे हुए हैं। जो दूसरा पार्ट है वो हम देखेंगे कि ईबर्ड का जो ऐप है वो किस तरह से यूज करना है। और जो तीसरा पार्ट है प्रेजेंटेशन का, वो हम ईबर्ड के वेबसाइट में क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं और हम अपनी बर्डिंग को बेटर कैसे बना सकते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं अगर हम कोई नई जगह में बर्डिंग करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। सो एज अ बर्ड वॉचर्स हम क्या करते हैं, हम चिड़िया देखते हैं। बर्ड वॉचर्स की आदत है कि वो कोई भी हैबिटेट में जाए, कहीं में भी ट्रैवल कर रहे हो, उनका बाइनोकुलर्स हमेशा उनके साथ होता है। और हम फोटोग्राफी भी करते हैं और काफी टाइम हम अपने आप को मुश्किल और कठिन सिचुएशंस में डालकर बर्ड्स की फोटो लेते हैं। काफी सारे बर्ड वॉचर्स नोट्स भी लेते हैं। सो स्पेशली कैमरास वगैरह जब बहुत एक्सपेंसिव थे, काफी सारे बर्डर्स जब बर्ड्स देखते थे वो नोटबुक में एंट्री करते थे कि क्या देखा, कब देखा, वेदर कैसा था, क्या बर्ड्स देखे। अगर कुछ बर्ड ऐसा है जो उनको लगता था कि आईडी करने नहीं आया, तो उनका चित्र भी बनाते थे और उनके बारे में सब कुछ लिखते थे। तो अगर आप इस स्लाइड पे देखोगे, ये 1997 की एक डायरी लिस्ट है आशीष पीटी की, जहाँ पे उन्होंने बंजारा हिल्स लोकेशन डाली है, टाइम डाला है, कब बर्डिंग स्टार्ट की थी और कब खत्म की थी, वेदर डाला है और इसका चित्र बनाया है। और मान लीजिए ये जो बर्ड वॉचर्स, हमारे जैसे बर्ड वॉचर्स जो डायरीज में ये सब इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और ये सारे बर्ड वॉचर्स अगर एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना इंफॉर्मेशन सबमिट करने लगे, अपलोड करने लगे, तो उससे क्या फायदा है। तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है ईबर्ड, जिसके बारे में हम आज का टॉपिक मोस्टली इसके बारे में रहेगा कि ये प्लेटफॉर्म पे हम जब हम हमारी चेकलिस्ट अपलोड करते हैं तो उससे क्या क्या फायदा और क्या क्या जानने मिला है। सो ईबर्ड की वेबसाइट ऐसी इस तरह से दिखती है। एक बार ईबर्ड की वेबसाइट खोलकर अगर आप नए हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर जैसे जैसे आप अपना चेकलिस्ट, बर्डिंग लिस्ट ईबर्ड पे डालते जाएंगे, उसी तरह से ईबर्ड आपको यहाँ पे बताते जाएगा कि आपने अब तक कितनी स्पीशीज देखी है और आपने कितनी चेकलिस्ट डाली है, कितने फोटोज डाले हैं। ये एक तरह से एक ऑनलाइन डायरी जैसे बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता आपकी डायरीज कहीं खो जाती है या दिमाग लग जाते हैं या आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, आपके फोटो सारे चले जाते हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि आपने इतने मेहनत से जो भी बर्ड्स की इंफॉर्मेशन लिखी थी या स्टोर की थी वो सारी चली गई। पर ईबर्ड में डालने से एटलीस्ट एक वो सेफ जगह मिल जाती है। आपकी डायरीज या आपके फोटोज को कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ईबर्ड पे वो ऑलरेडी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो हम ईबर्ड पे हमारे चेकलिस्ट वेबसाइट से डाल सकते हैं, या हम ईबर्ड का मोबाइल ऐप है उससे भी अपलोड कर सकते हैं। पर हम मोबाइल ऐप के बारे में बाद में बात करेंगे। बेसिकली मोबाइल ऐप ऐसा ऐप है जो ऑटोमेटिकली टाइम और डेट, जीपीएस लोकेशन लेता है और आपको एक पक्षियों की एक लिस्ट दिखाता है। वो लिस्ट में वो पक्षी के नाम होंगे जो उस समय आपके एरिया में होने की संभावना है वो सीजन में। आइए देखते हैं कि अब तक कितने क्या हासिल हुआ है। सो
2014 से लेकर अब तक काफी सारे बर्ड वॉचर्स ने अपने चेकलिस्ट ईबर्ड पे अपलोड की है। तो अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, यहाँ पे कोई स्टेट बाउंड्रीज खींची नहीं गई है। सो जितने भी जो पीले पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे वो लोकेशंस है जहाँ पर बर्ड वॉचर्स ने ईबर्ड पर चेकलिस्ट अपलोड की है। सो अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बर्डिंग और सबसे ज्यादा बर्ड वॉचर्स ईबर्ड को यूज करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि काफी सारी जो बर्डिंग काफी सारे साउथ इंडिया के बर्ड वॉचर्स समंदर में भी जाकर पेलाजिक बर्डिंग करते हैं। तो वहां पे भी आप देखेंगे कि समंदर में से भी चेकलिस्ट अपलोड की गई है। सो उसी तरह से हमारा नॉर्थ इंडिया काफी खाली खाली लग रहा है और ईस्टर्न इंडिया भी काफी खाली खाली लग रहा है, क्योंकि लिए इतने सारे चेकलिस्ट अब तक ईबर्ड से अपलोड नहीं हो रही है। सो अब तक 2014 से लेकर अब तक 30 मिलियन ऑब्जर्वेशंस ईबर्ड पे अपलोड हुए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 लाख से ज्यादा चेकलिस्ट और ऑलमोस्ट 28,000 बर्ड वॉचर्स है जो ईबर्ड पे अपने ऑब्जर्वेशंस अपलोड किए हैं। और कुछ बर्ड वॉचर्स तो अपने पुराने डायरीज में जाकर 1930s के और 1960s और 1970s के जो उन्होंने डायरी में जो अपने डिटेल्स ऑब्जर्वेशंस लिखे थे या चेकलिस्ट बनाए थे, काफी सारे बर्ड वॉचर्स ने अपने पुरानी चेकलिस्ट भी ईबर्ड पे अपलोड की है। अब ये सारा जो डेटा कलेक्ट होता है ईबर्ड पर, उसका क्या फायदा है? तो अब मैं थोड़ी कुछ समय की जो अभी जो मैं बात करूंगी वो ईबर्ड के डेटा को लेकर बात करूंगी। तो उससे अलग अलग चीजों का पता चलता है। अबंडेंस यानी कौन सी प्रजाति कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, वो कैसे पता करते हैं। तो अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, इस नक्शे को हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया है और इसमें हर हिस्से में सबसे 5 कॉमन स्पीशीज कौन सी है वो हमने कैलकुलेट किया है। और ये जो नक्शा है ये 4 दिन के डेटा से बनाया हुआ है। सो हर साल फरवरी में एक इवेंट होता है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, जो एक ग्लोबल इवेंट है। वो दुनिया भर का इवेंट है जहाँ पे दुनिया भर के बर्ड वॉचर्स वो 4 दिन में बर्डिंग करते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन अपनी चेकलिस्ट ईबर्ड पे डालते हैं। और इंडिया में ये 2013 से स्टार्ट हुआ है और हर साल इसमें बर्ड वॉचर्स पार्टिसिपेट करते हैं और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चार्ट्स ये 2021 का डेटा है। तो अगर आप देखोगे कि कॉमन मैना जो है ये हर क्षेत्र में कॉमन है एक्सेप्ट वेस्ट में लेकर। यहाँ पे भी कॉमन मैना टॉप 5 में है, यहाँ पे भी है, लेकिन वेस्ट यानी इस एरिया में और यहाँ से छोड़कर सब जगह पे कॉमन मैना टॉप 5 में है। तो अगर आपको कल कोई पूछता है कि इंडिया में सबसे कॉमन बर्ड कौन सा है, तो आप प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि कॉमन मैना सबसे कॉमन बर्ड है। लेकिन अगर ये डेटा नहीं होता और अगर हमको किसी ने पूछा होता कि आपके इंडिया में सबसे कॉमन बर्ड कौन सा है, तो हम सबके पास अलग अलग आंसर होता। कोई कहता क्रो, कोई कहता मैना, कोई कहता ड्रोंगो। पर अब हमारे पास फुल प्रूफ डेटा है ये बोलने के लिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशीज कॉमन मैना है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। सो अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे 2 मैप्स दिए गए हैं, 2 मैप्स के फोटोज दिए गए। तो जो लेफ्ट में जो है ये हमारा ग्रिमेट वाला बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बुक से है और ये रिप्ली गाइड से है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक हेडेड आइबिस जो इतना आसानी से पहचानने जाने वाली प्रजाति है, उसके लिए भी दोनों मैप्स सहमत नहीं है। दोनों किताबें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये ग्रीन बता रहा है कि ये रेसिडेंट है मोस्टली सारे इंडिया में, और ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कुछ हिस्सों में ग्रीन रेसिडेंट है यानी ब्लैक हेडेड आइबिस रेसिडेंट है और कुछ हिस्सों में ये विंटर माइग्रेंट है। लेकिन अगर हम बर्ड वॉचर्स की ऑब्जर्वेशन से जाते हैं, यानी बर्ड वॉचर्स की ऑब्जर्वेशंस जब हम ईबर्ड पे देखते हैं तो हमको इस तरह का नक्शा दिखाई देगा। यानी
जहाँ पे भी ये आप पर्पल स्क्वायर्स देख रहे हैं, ये सारे वो लोकेशंस है जहाँ से लोगों ने ब्लैक हेडेड आइबिस रिपोर्ट की है। जो डार्क पर्पल है वहां से सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग की हुई है। और अगर आप ईबर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे, इसका भी मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगी कि आप कोई भी स्पीशीज के बारे में किस तरह से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अगर आप ईबर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी ये सारे स्क्वायर्स बताएंगे कि ब्लैक हेडेड आइबिस काफी जो पहले के मैप से भी आप बुक किताबों के मैप से भी देखेंगे तो अब तक ये बताता है कि ये कहाँ कहाँ से रिपोर्ट की है। और किताब में तो हम जूम नहीं कर सकते, पर ईबर्ड के वेबसाइट पे हम जूम करके देख सकते हैं कि किस क्षेत्र से ब्लैक हेडेड आइबिस रिपोर्ट की है। और जूम करने पर हम अलग अलग चेकलिस्ट भी खोल कर देख सकते हैं कि किसने रिपोर्ट किया है, कहाँ से रिपोर्ट किया है, फोटोज है कि नहीं। तो हमको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम चेकलिस्ट को खोलकर जांच कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। सो अगेन किताबों में काफी सारे बर्ड्स के बारे में बताया जाता है कि ये बर्ड रेसिडेंट है या ये बर्ड पैसेज माइग्रेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रेसिडेंट बर्ड सारे इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है कि कुछ बर्ड आपके यहाँ पे विंटर विजिटर हो और हमारे यहाँ साउथ में वो समर विजिटर हो, या कोई बर्ड कोई जगह पे पैसेज माइग्रेंट हो पर कुछ हिस्सों में वो ब्रीड करते हो। तो ये सारे जो शब्द है ये एकदम इतना हम इन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर बर्ड वॉचर्स का डेटा देखते हैं जो बर्ड वॉचर्स ने अपलोड किया है, जैसे कि अब तक जितने भी जो चेकलिस्ट अपलोड की जाती है, जब हम उसको हम एक इस तरह से एनालाइज करते हैं उस डेटा को, तो हम इस तरह का कुछ माइग्रेशन मैप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा माइग्रेशन मैप है। दो छोटी चिड़िया, ग्रीन और ग्रीनिश वॉबलर, स्पैरो साइज चिड़िया है, दिखने में भले इतनी सुंदर ना हो लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप ग्रीनिश वॉबलर देखोगे जो पर्पल कलर के डॉट्स में दिखाया है, और ग्रीन वॉबलर यहाँ पे जो ग्रीन कलर के डॉट्स में दिखाया है, ये सारे जो है डॉट्स ये बर्ड वॉचर्स के ऑब्जर्वेशंस है। और यहाँ पे जो नीचे ग्राफ है ये जनवरी से दिसंबर तक है। तो अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो ये जो ऊपर ऐसे जाने वाली लाइनें हैं, इसका मतलब कि इनकी जो साइटिंग, इनकी जो रिपोर्टिंग है ईबर्ड पे, ये सितंबर से स्टार्ट होती है और पूरे दिसंबर से लेकर जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल और शायद एक दो हफ्ते मई तक इनकी रिपोर्टिंग होती है। और फिर समर में एकदम डाउन है, समर में इनको कोई रिपोर्ट नहीं करता। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे कि ये जो पर्पल एरिया है ग्रीनिश वॉबलर जो बहुत बड़े एरिया में ब्रीड करते हैं, ये पूरे विंटर में इंडिया में आते हैं। उसी तरह से जो ग्रीन वॉबलर है जो जिसका क्षेत्र ब्रीडिंग क्षेत्र छोटी जगह पे है, कहीं बाहर भी वेस्ट में भी ब्रीड करता है और कुछ हिमालय के फुटेज पे भी ब्रीड करते हैं। लेकिन दोनों स्पीशीज अगर आप देखोगे, दोनों स्पीशीज विंटर में इंडिया में आ जाते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए कि पूरे वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड के जो ग्रीन और ग्रीनिश वॉबलर का जो पॉपुलेशन है, ये विंटर में सारे इंडिया में आ जाते हैं। और अगर हमारे माइग्रेशन रूट को कुछ हो जाता है या हमारे किसी हैबिटेट्स या इंडिया में कुछ बहुत बड़े चेंजेस हो जाते हैं, तो हमको पता नहीं इन वॉबलर्स का क्या होगा, ये कहाँ पे जाएंगे ब्रीड करने का, विंटर करने के लिए। तो ये सारा बर्ड वॉचर्स के ऑब्जर्वेशन से इस तरह के मैप्स तैयार होते हैं। अब हम सीजनैलिटी को देखते हैं, तो इसके बारे में भी हम अलग से देखेंगे। ये ईबर्ड के मैप से लिया वेबसाइट से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है। और सीजनैलिटी यानी कौन सा बर्ड किस समय पे आता है और हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट है या माइग्रेंट है। सो अगर ये ओडिशा का एक सीजनैलिटी चार्ट है जनवरी से दिसंबर तक, और हर महीने को 4 वीक्स में डिवाइड किया है। सो अगर देखेंगे फल्वस विस्लिंग डक समर में बहुत कम रिपोर्टिंग है, पर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर से लेकर थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग है। सो हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये विंटर माइग्रेंट हो। पर लेसर विस्लिंग डक थ्रू आउट द ईयर लोग रिपोर्ट करते हैं, चेकलिस्ट में अपलोड करते हैं। सो इसका मतलब कि ये वहां पे रेगुलर रेसिडेंट है।
उसी तरह से बार हेडेड गूस जो हम सब जानते हैं कि ये विंटर विजिटर्स है, आप देखोगे कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं है। यानी ये उड़ीसा में कुछ सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आना स्टार्ट करते हैं और फिर मार्च थर्ड वीक तक होते हैं और फिर वापस अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स में चले जाते हैं। सो इस तरह का जो रिपोर्ट है ये हम बर्ड वॉचर्स के जो ऑब्जर्वेशंस है ई बर्ड पर, उससे हम सीजनैलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इससे बर्ड्स का क्या फायदा हुआ है, हमको बर्ड्स के बारे में क्या जानने मिला है। सो 2020 में 10 ऑर्गेनाइजेशन 10 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने 10 मिलियन बर्ड वॉचर्स के ऑब्जर्वेशन जो ई बर्ड पे डाले हुए थे, वो उस डेटा को देखकर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स। और इसका जो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। शशांक वेबसाइट का एड्रेस चैट बॉक्स में डालेगा कुछ ही समय में। और इस रिपोर्ट में 867 स्पीशीज इंडिया की बर्ड स्पीशीज के बारे में हमने उनकी कॉन्जर्वेशन स्थिति क्या है वो देखने के लिए वो देखी गई। सो ये 867 स्पीशीज, इनकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी इनके जो सालों से इनकी स्थिति कैसे बेहतर हुई है या इनकी रिपोर्टिंग कम हुई है या इनमें कुछ डिक्लाइन आए हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें देखिए। इनकी रिपोर्टिंग किस तरह से, लोगों ने कितनी बार कितनी स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज कहाँ से रिपोर्ट की है, ये सब हमने जानकर ये पता लगाया कि करीब 100 स्पीशीज जो है 867 में, इनकी जो रिपोर्टिंग है ये इसमें बहुत गिराव आया है और ये इनकी संख्या बहुत खतरे में है और इनको हमने हाई कंसर्न कैटेगरी में रखा है। उसी तरह से 319 स्पीशीज जो है, जो कभी भी उनकी जो रिपोर्ट, उनकी जो क्या कहते हैं, उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है बिकॉज उनकी रिपोर्टिंग कम होते जा रही है। जैसे कि रैप्टर्स, ग्रासलैंड और ओपन कंट्री के रैप्टर्स काफी कम दिखने लगे हैं। एक जमाने में हमको ग्रासलैंड में ब्लैक शोल्डर काइट्स बहुत सारे दिख जाते थे एक ही एरिया में, पर अभी काफी सालों से बहुत कम रिपोर्टिंग होती है। ये सारे कॉमन बर्ड्स जो है, स्मॉल मिनीवेट है, कुकुशराइक है, मलकोहा है, थिकनी है, ये सारे जो कॉमन बर्ड्स, ये अब तक देखा गया है डेटा से लेकर कि ये बहुत तेजी से इनकी संख्या में घटाव आ रहा है। तो ये सारी जो है इनको हाई कैटेगरी में, कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। व्हाइट राउंड कल्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमको पता है कि करीब 1980s तक जब हमको व्हाइट राउंड कल्चर काफी बड़ी संख्या में दिखते थे और काफी सारे कंट्री के अराउंड गांव में भी दिखते थे और खुले मैदानों में भी दिखते थे, शहरों में भी दिखते थे। लेकिन जब वल्चर्स की संख्या घटने लगी, काफी सारे वल्चर्स डिक्लाइन में आ गए, उसी टाइम पे यानी 2000 से लेकर अब तक भी देखा जाए वल्चर्स की डिक्लाइन तो हुई है, पर अभी भी पिछले 10-15 साल में भी उनकी पॉपुलेशन में कोई बढ़ाव नहीं आया। इतने सारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इतने सारे ब्रीडिंग और रिलीज प्रोग्राम हो रहे हैं, या डाइक्लोफेनाक ड्रग को बैन भी किया है, उसके बावजूद भी हम वल्चर्स की संख्या को ऊपर नहीं ला सके और अब तक ये लगातार घटाव में जा रहा है। और ये जो स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो बर्ड वॉचर्स के डेटा से हमको जो ये डेटा मिला है, ये आप ग्राफ देख रहे हैं कि ये लगातार अब तक भी डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ये हमारा जो डेटा बर्ड वॉचर्स से मिला है, ये डेटा BNHS के रिपोर्ट और यूके के RSPB रिपोर्ट से भी मैच करता है। तो ये सारा था हमने कि हम ईबर्ड के डेटा से क्या क्या पता कर सकते हैं। अब मैं आपको ईबर्ड के वेबसाइट पे ले जाऊंगी, तो वहां पे हम क्या क्या पता कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं।
शशांक, कैन यू सी माय स्क्रीन? या ठीक है। सो मैं eBird, जब भी आप eBird के वेबसाइट में जाओगे प्लीज कोशिश कीजिए कि आप eBird इंडिया के वेबसाइट पे जाइए। एक तो ये ग्लोबल वेबसाइट है, ये दुनिया भर की डेटा दिखाता है, पर हाँ हम कोशिश करेंगे कि हम eBird इंडिया के वेबसाइट में जाएं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमको दिखे वो इंडिया के रिलेटेड दिखे, भारत से रेलेवेंट दिखे। सो eBird पे आप अपना अकाउंट बनाइए। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया है तो मैंने साइन इन किया है और ये मुझे सबसे पहले बताता है कि मेरा eBird स्टेटस कैसा है। तो मैंने आज तक इतने स्पीशीज देखे हैं, मेरी इतनी सारी चेकलिस्ट अपलोडेड है और इतने फोटोज है और इतने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर आप नीचे जाएंगे तो इंडिया रिलेटेड न्यूज होगा, व्हाट्स ऑन इन जनवरी। ये आप जब आपको फुर्सत से आप ये सारे फीचर्स देखिए। हर महीने एक न्यूज पब्लिश होता है जिसमें बर्डिंग इवेंट्स क्या है, कौन से बर्ड्स कब दिखते हैं, कोई अगर सर्वे हो रहा है या अगर आप कोई आपके एरिया में बर्ड वॉचिंग वॉक्स करने वाले हैं या प्रोग्राम्स करने वाले हैं तो आप हमको बताइए, हम उस न्यूज में डालेंगे। उसी तरह से यहाँ पे कंपैरिजन होगा हर महीने ये बताता है कि सबसे टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं जिन्होंने स्पीशीज रिपोर्ट किए हैं, सबसे ज्यादा स्पीशीज रिपोर्ट किए हैं, और सबसे टॉप 10 स्टेट्स कौन से, सॉरी नॉट कंट्री, स्टेट्स, सबसे टॉप 10 स्टेट्स कौन से जिन्होंने सबसे ज्यादा चेकलिस्ट अपलोड किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कर्नाटका, ये जो साउथ के 3 स्टेट्स है, हमेशा ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, और फिर इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो फोटोज, तो फोटोज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो काफी सारे फोटोग्राफर्स अगर इस ग्रुप में हो तो आप जैसे मैंने कहा कि हम फोटोग्राफर्स फोटोज लेते हैं लेकिन हमेशा एक डर रहता है कि हमारा फोटोज हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया या कंप्यूटर खराब हो गया तो हमारा फोटोज सारे खोने की संभावना है। लेकिन eBird पे डाउन अपलोड करने से एक तो आपके चेकलिस्ट में वो फोटोज हमेशा रहेंगे। सो आज से 5-10 साल के बाद भी जब आप अपनी चेकलिस्ट खोलेंगे तो आप उस फोटोज को देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, फोटो एल्बम की तरह, जैसे हम हमारे फैमिली फोटोज या बचपन के फोटोज देखते हैं उस तरह से। दूसरी तरह से अगर आपके फोटोज को रेटिंग मिलती है तो आपके फोटोज बहुत सारी चीजों, बहुत सारे eBird और बर्ड काउंट इंडिया के वेबसाइट पे फीचर हो सकते हैं जहां पे लोग आपको देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये वाला फोटो खोला सो इसको 40 रेटिंग्स दी गई है, तो ये आप खुद भी रेट कर सकते हैं, आपके दोस्तों को भी रेटिंग करने के लिए दे सकते हैं। तो ये टॉप फोटोज हमेशा जब भी आप eBird या कोई भी बर्ड वॉचर इंडिया में अगर eBird इंडिया वेबसाइट खोलेंगे तो उनको टॉप रेटेड फोटोज दिखेंगे। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है। सो आजकल काफी सारे बर्ड वॉचर्स फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं और अपलोड करते हैं, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी बहुत जरूरी है। और रेयर बर्ड्स, कौन से रेयर बर्ड्स दिखाई दिए हैं उनकी भी फोटोज से तुलना होती है। तो ये था बेसिक eBird इंडिया का वेबसाइट। आपकी जो भी फोटोज होती है वो मैकॉले लाइब्रेरी करके दुनिया की सबसे बड़ी फोटो लाइब्रेरी, ऑडियो या मीडिया लाइब्रेरी है। वो एक आपकी जो फोटोज जब आप चेकलिस्ट में अपलोड करते हैं ये मैकॉले लाइब्रेरी का पार्ट बनते हैं, कॉर्नेल के मैकॉले लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्काइव है, वाइल्ड लाइफ आर्काइव है, जहाँ पे बर्ड से लेकर फ्रॉग्स से लेकर इंसेक्ट से लेकर मैमल से लेकर सबके फोटोज, कैमरा ट्रैप इमेजेस, साउंड रिकॉर्डिंग सब कुछ है। और ये इतना बड़ा ग्लोबल लाइब्रेरी है कि ये हमारा सारा कुछ डेटा सेव करता है। और ये आपका डेटा है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार अपलोड किया तो कोई भी यूज कर सकता है, आप खुद ही यूज कर सकते हैं या फिर eBird या कॉर्नेल लैब या बर्ड काउंट इंडिया यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वो क्रेडिट देंगे। और तो हाँ, एक तरह से फोटोज आपके मैकॉले लाइब्रेरी में सेव हो जाते हैं।
अब मैं एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ। होप सो वो वीडियो आपके लिए क्लियर हो और नीचे सबटाइटल्स भी है। Go to ebird.org/India and click on the Explore option. Mittal, you should unmute yourself maybe. Can't hear the audio. Range of any bird species in the world. Oh, Enter the sorry. name of a bird to see where that bird species has been reported from. Let's check where the common mena is seen. One sec. Let me start again. Once you select the species from the drop-down list, you will see purple squares appear. Go to ebird.org/India and click on the Explore option at the top. Here, you can see details of each species, search for their photos and calls, check which species are seen in any specific region, and explore range maps and hotspots. Click on Species Maps. This tool allows you to explore the range of any bird species in the world. Enter the name of a bird to see where that bird species has been reported from. Let's check where the common mena is seen. Once you select the species from the drop-down list, you will see purple squares appear on the map. These show the places from where common mena has been reported. The darker the purple, the more frequently the bird is seen there. You can see that India has the highest concentration of common mena in the world. Let's take another bird, the Blythe's reed warbler, which is a winter visitor to India. This map is currently showing us year-round data. You can adjust the date range to see the presence of this bird in an area at different times of the year. Let's check the map for June by changing the date here. In India, the Blythe's reed warbler is not seen during this period, since they are all in either Europe or Central Asia. The grey squares indicate that people have been submitting lists from these regions, but the Blythe's reed warbler was not reported. Let's now change the month to December. You can now see that the entire population of Blythe's reed warblers is inside the Indian subcontinent. In this way, you can explore the summer and winter locations of migratory birds. You can also zoom into any specific place you want to explore by entering its name here and check where and when this bird was seen. Do you want to see an emperor penguin someday? Let's see where it can be spotted. You can plan your trip to Antarctica when you're ready. तो ये था कि हम एक्सप्लोर ऑप्शन में अगर जाते हैं तो हमको काफी सारी चीजें सीखने मिलती है बर्ड्स को लेकर। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू रॉक थ्रश डाला, शशांक, कैन यू सी माय स्क्रीन? या ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके फोटोज काफी सारे इसमें काम आ सकते हैं। जो टॉप रेटेड फोटोज है वो वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, ईबर्ड के वेबसाइट पे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि स्पीशीज प्रोफाइल यानी स्पीशीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी आती है। और अगर आपको फोटोज देखने हैं तो आप फोटोज भी देख सकते हैं, ऑडियो भी देख सकते हैं और उसकी सीजनलिटी भी देख सकते हैं कि अगर आप इस मैप पे जाओगे तो ये ब्लू रॉक थ्रश कहाँ कहाँ पे रिपोर्टेड है वो देख सकते हैं, सारे टॉप फोटोज। सो इस तरह से आप स्पीशीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप रीजन में जाते हैं, फिर से हम एक्सप्लोर में गए
और रीजन में अगर मुझे देखना है झारखंड में कौन सी स्पीशीज, कितनी स्पीशीज हैं, शशांक कैन यू सी द झारखंड रीजन स्क्रीन? Yeah. ये हमने एक्सप्लोर रीजन में गए और हमने झारखंड टाइप किया, तो यहाँ पे बताता है कि सबसे ज्यादा अब तक झारखंड में झारखंड से 357 स्पीशीज रिपोर्ट की गई है ईबर्ड पे और 2600 चेकलिस्ट अपलोड हुए हैं और इतने सारे बर्डर्स ने अपलोड किए हैं। और ये सारी यहाँ पे बर्डर्स है और रीसेंट विजिट यानी हाल में कि कौन कौन लोगों ने ईबर्ड पे चेकलिस्ट डाले हैं उनका नाम है। टॉप ईबर्डर्स कौन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऋषभ का नाम सबसे टॉप है, शिव शंकर जी है, सुशील जी है, ये सारे लोगों ने यहाँ पे चेकलिस्ट स्पीशीज के टॉप बर्डर्स है, सबसे ज्यादा स्पीशीज रिपोर्ट की गई है। और कहाँ से, रांची से सबसे ज्यादा ईबर्ड पे लिस्ट अपलोड की स्पीशीज रिपोर्टेड है। और हॉटस्पॉट्स, अगर हम हॉटस्पॉट्स पे जाते हैं तो हॉटस्पॉट्स ऐसी चीज है कि काफी लोगों ने हर जगह पे हॉटस्पॉट्स बनाए, सजेस्ट किए हैं। हॉटस्पॉट्स ऐसे लोकेशंस है ईबर्ड पे जहाँ पे पब्लिक बर्ड वॉचर्स जा सकते हैं और वहां पे बर्डिंग कर सकते हैं। यानी अगर मैं कल झारखंड में जाती हूँ और मुझे जानना है कि झारखंड में कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा स्पीशीज रिपोर्टेड है या ऐसी कितनी अलग अलग जगह है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जहाँ मेरी होटल है या जहाँ मैं रह रही हूँ उसके आसपास ऐसी कितने सारी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्ड स्पीशीज रिपोर्ट की गई है, तो मैं ईबर्ड के हॉटस्पॉट्स पे जा सकती हूँ। तो ये सारे हॉटस्पॉट्स झारखंड में झारखंड से रिपोर्टेड है। और मैं कहीं पे भी जाकर, जैसे ये फर्स्ट वाला दूरवा डैम है, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे बताया है कि अब तक 156 स्पीशीज अपलोड की गई है ये वाले हॉटस्पॉट से, और ये सारी स्पीशीज है और किसने कब लास्ट साइटिंग की थी, तो ये सब मैं जा सकती हूँ। अगर आप कल बैंगलोर आते हो तो आप उसी तरह से यहाँ पे बैंगलोर में कितने सारे हॉटस्पॉट्स है वो देख सकते हैं। और फिर कहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ये सारे हॉटस्पॉट्स है। अगर आप मोर पे जाओगे तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 हॉटस्पॉट्स आप एक साथ देख सकते हैं एक पेज पे। तो ये था हमारा एक्सप्लोर रीजन। स्पीशीज मैप का वीडियो मैंने आपको दिखाया पहले से ही, और मैंने ये बार चार्ट्स जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, मान लीजिए ये मुझे देखना है झारखंड में कौन सी बर्ड्स रेसिडेंट्स है, कौन सी बर्ड्स विंटर विजिटर है। तो मैंने यहाँ पे Shashank, can you see the bar chart screen for Jharkhand? It's coming up, not yet. Yeah, now yeah. Okay. So ये झारखंड का स्पीशीज के सीजनलिटी चार्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 358 स्पीशीज है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्ड्स की किस तरह से, लेसर व्हिस्टलिंग डक शायद से रेसिडेंट है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर किसी न किसी ने रिपोर्ट किया है। राडीशल डक झारखंड में विंटर विजिटर है बिकॉज ये सिर्फ विंटर में रिपोर्ट किया गया है। अब कुछ बर्ड्स मुझे नहीं पता, जैसे ये नॉबल डक शायद हो सकता है वहां पे रेयर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास झारखंड से ज्यादा ईबर्ड पे डेटा नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि ये सच में पैसेज माइग्रेंट है या रेयर है या विंटर विजिटर है। तो इस तरह से जितना ईबर्ड पे बर्ड ऑब्जर्वेशन, जितना चेकलिस्ट आते जाएंगे उसी तरह से ये भी बेटर होते जाएगा। इसमें भी हमको पता चलते जाएगा कि सीजनलिटी हर एक बर्ड्स की कैसे है। और अगर हम इसी को किसी और चीज से कंपेयर करेंगे, जैसे कि अगर मैंने
वेस्ट बंगाल से कंपेयर किया, जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्डिंग होती है, तो वहां पे काफी सारा डेटा है, तो हमको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कौन सी बर्ड कब रिपोर्ट होती है, कौन से हफ्ते में दिखना स्टार्ट होती है। जैसे कि ये रेडिशल डक, ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, वहां से दिखना रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है, और फिर थ्रू आउट द विंटर ऑलमोस्ट मई के फर्स्ट वीक तक दिखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो बारीक सीजनलिटी है, कब बर्ड्स कब आते हैं, कब जाते हैं, कब लोग उसको रिपोर्ट करने लगते हैं, ये जितने ज्यादा बर्ड वॉचर्स अगर ईबर्ड पे अपलोड करेंगे, उतना ही बेटर हमारा डेटा उस रीजन का अच्छा होते जाएगा। सो ये था हमारा बार चार्ट्स। कुछ और चीजें भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो एक है आपके फोटोज। अब फोटोज के क्या क्या फायदे हैं। एक तो मैंने ये कहा कि आपके फोटोज को एक सेफ जगह मिल जाती है, यानी आपके कल फोटोज गुम भी हो जाते हैं, पर अगर वो ईबर्ड पे है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा, जब आप ईबर्ड इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो जो पहला फोटो आता है वो हो सकता है कभी आपका भी फोटो हो, और ऐसा नहीं है कि सारे फोटोज अच्छे ही होने चाहिए। फोटोज कोई भी तरह के हो, बुरे क्वालिटी के भी हो तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिए मर्लिन बर्ड आईडी ऐप करके एक ऐप है जो बर्ड्स को आईडी करता है। उसके बारे में शायद मैं आगे, अगर हमारे पास समय होगा तो मैं दिखाऊंगी, या तो फिर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी। तो अच्छे बुरे या जिस भी तरह के फोटोज हो, आप उसको आप ईबर्ड पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ईबर्ड की फोटो लाइब्रेरी में फोटोज दिखेंगे। इसको मैं लोकेशन के साथ फिल्टर कर सकती हूँ। सो ये जो है, ये इंडिया से है। यहाँ पे मैं अगर बेस्ट क्वालिटी के फोटोज में जाऊंगी तो अब तक के जितने भी टॉप रेटेड फोटोज है वो मुझे दिखाएंगे। यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज करके झारखंड भी डाल सकती हूँ। तो अब तक के बेस्ट फोटोज यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी दिखा रहे हैं। सिर्फ फोटोज पे जाना है तो मैं फोटोज पे भी जा सकती हूँ। और ये फोटो से काफी सारी चीजें आप खुद भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि एशिप्रिनिया जो है वो नॉर्थ इंडिया में उसका कलरेशन अलग है और साउथ इंडिया में अलग है। या ब्लू रॉक थ्रश, उसका नॉर्थ ईस्ट में कलर अलग है, और जो बाकी सारे पेनिनसुलर इंडिया, साउथ या नीचे वाले इंडिया के पार्ट में वो अलग दिखते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो वो आप ये सारे फोटोज को चेक करके भी देख सकते हैं। उसी तरह से कॉल रिकॉर्डिंग्स भी से भी आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं या कॉल अपलोड कर सकते हैं। स्पेशली वॉबलर्स के लिए, अगर आप बार बार आपके आपके जगह से ग्रीनिश वॉबलर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉबलर्स का फोटो लेना बहुत मुश्किल है, और कभी कभी फोटोज मिल भी जाता है तो भी आईडी करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और आपको कभी कभी रिव्यूअर्स का ईमेल्स भी आता है कि प्लीज आप इस पे और इन्फॉर्मेशन डालें या ऑडियो रिकॉर्डिंग डालिए। सो वॉबलर्स के लिए तो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत काम आता है। आप सिर्फ आपके मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड कीजिए, ईबर्ड पे डालिए, और वहां से हमको यकीनन पता चल जाएगा कि वहां पे जो वॉबलर दिख रहा है वो ग्रीन वॉबलर है या ग्रीनिश वॉबलर है। तो इस तरह से आप सारा कुछ ईबर्ड पे आपके फोटोज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हैं। अब और एक जो लास्ट चीज है वो है इलस्ट्रेटेड चेकलिस्ट। अगर आप फोटोग्राफर है तो आप इलस्ट्रेटेड चेकलिस्ट पे जाइए, और ये इलस्ट्रेटेड चेकलिस्ट, ये जो जितनी भी स्पीशीज अब तक झारखंड में रिपोर्ट की गई है वो सारी स्पीशीज की लिस्ट देगा, उनकी सीजनैलिटी देगा, प्लस उसके फोटोज है या नहीं वो देगा। तो अब तक ये सारे फोटोज है, पर काफी सारे बर्ड्स के फोटोज शायद हो भी नहीं भी हो सकते। जैसे कि स्पॉट बिल डक जो हमारे यहाँ पे कॉमन है, वहां पे हो सकता है कॉमन नहीं हो, पर इसकी फोटो नहीं है, अब तक किसी ने भी फोटो नहीं अपलोड किया है।
तो ये जो है एक डिजिटल गाइड की तरह है। तो आप किसी भी एरिया में जाते हो, अगर आपको देखना है कि आपके ऐसे कौन से फोटोज है जो आप बेटर क्लिक कर सकते हो और इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप उस इस पे जाकर कौन से फोटोज है या कौन से फोटोज अच्छे चाहिए, आप उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कोई भी दूसरे बर्डर्स जो आपके एरिया में आए वो ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये आपका टारगेट भी हो सकता है एज अ फोटोग्राफर कि ये स्पीशीज मैंने अभी तक फोटो नहीं लिए हैं, तो इसके फोटोज में ऐड कर सकते हैं। सो ये जो था ईबर्ड के बारे में, ये काफी सारे चीजें हैं वेबसाइट पे, लेकिन मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, और मैं अभी ईबर्ड ऐप के बारे में बताऊंगी। सो लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दिस। अगर हम 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे, अगर किसी को पानी पीना है या कहीं जाना है तो हम 5 मिनट में वापस मिलेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप चैट पे टाइप कीजिए। Shashank, can you see my screen? Yeah, it says personal locations update. I'll just have water and come. Something is wrong with my app, so I'll just my screen share, so I'll just Okay. Mitchell, something weird is. what is happening? Okay, can you open it again? You can see my mobile screen, no? Yeah, yeah.
Yeah, something is wrong with this display. Anyways. Yeah. It's okay, it's okay. So वेलकम बैक। और हम बात करेंगे eBird ऐप के बारे में। तो eBird ऐप आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। और ये जो ऐप है, एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको, अगर आपके पास eBird अकाउंट नहीं है तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप साइन इन कीजिए eBird ऐप पे, और आपको एक पैक डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये जो 3 लकीरें दिख रही है यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे और आप पैक्स पे जाएंगे, ऐप आपको सजेशन देगा कि आपके एरिया में आपके लिए बेस्ट पैक कौन सा है। सो इंडिया पैक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बता रहा है कि ये 21.7 MB का पैक है, बर्ड पैक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके फोन पे इतनी जगह हो ये पैक डाउनलोड करने के लिए। अब ये पैक क्यों डाउनलोड करना जरूरी है? क्योंकि एक बार आपने ये इंडिया बर्ड पैक इंस्टॉल कर दिया तो आप इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने में अगर आप बर्डिंग कर रहे हो और अगर आपके पास इंटरनेट भी ना हो तो आप सिर्फ ऐप खोल सकते हैं और ऐप आपको एक बर्ड प्रजातियों की सूची दिखाएगा जो उस एरिया में उस समय मिलने की संभावना है। तो ये इंडिया बर्ड पैक बहुत जरूरी है। और इसके अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया तो आप eBird पे चेकलिस्ट अपलोड नहीं कर सकते। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब हम फिर से जाएंगे और हम फिर से ये फर्स्ट टाइम सेटिंग्स चेंज करेंगे। तो हम फिर से ये 3 लकीरों पे क्लिक करते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐप डाउनलोडेड है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी सेटिंग्स, एक सेकेंड, एनीवेज मैंने इसके लिए एक वीडियो भेजा है। सो ये सेटिंग्स में हमको डिस्टेंस लैंग्वेज eBird इंडिया सेलेक्ट करना है। जो डिस्टेंस है वो हमको किलोमीटर्स में चूज करना है और जो हमारे पास पोर्टल होगा वो eBird इंडिया चूज करना है। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ये सेटिंग्स कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताया है। और यही सेटिंग्स हमको वेबसाइट में भी हमारे eBird अकाउंट में चेंज करना होगा। और ये एक बार सेटिंग चेंज करना है और उसके बाद आपको ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज मेरे फोन पे ये सेटिंग्स नहीं चल रहा है पर आपके फोन पे ये चल जाएगा। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। सो मान लीजिए हमने बर्डिंग स्टार्ट की। सो यहाँ पे हमको डेट दिखाएगा। ऐप अपने आप डेट और समय लेगा और अपने आप GPS लोकेशन ले लेगा। यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट चेकलिस्ट दिखाना चाहिए पर मेरे फोन स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है तो ये बता नहीं रहा। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट चेकलिस्ट ऑन किया। अब ऐप GPS लोकेशन ले रहा है और GPS लोकेशन लेते ही मुझे एक स्पीशीज की लिस्ट दिखा रहा है। अब ये स्पीशीज जो मैंने जहाँ पे ये ऐप ऑन किया है, मुझे जो ये लिस्ट बता रहा है, ये आप जब आपके यहाँ पे झारखंड में ऐप ऑन करेंगे या रांची में ऑन करेंगे आपको एक अलग टाइप की स्पीशीज दिखाएगा। बिकॉज आपके GPS को ऐप देखेगा, GPS कोऑर्डिनेट्स लेगा और वहां पे उस सीजन में मिलने वाली स्पीशीज क्या हो सकती है वो स्पीशीज आपको दिखाएगा। हमारे यहाँ पे इस समय पे ये स्पीशीज दिखती है तो हमें ये दिखाएगी। तो ये सारी स्पीशीज है। अब ऐप सबसे इजी वे है हमारे बर्ड चेकलिस्ट बनाने के लिए। ऊपर टाइम ऑलरेडी ऐप ने ले लिया है। अब मैं एक ही जगह पे हूँ तो ये डिस्टेंस कुछ चेंज नहीं हो रहा है पर जैसे ही अगर मैंने 30 मीटर से ज्यादा चलने लगी तो ये
डिस्टेंस भी ट्रैक करने लगेगा। लोकेशन ऑटो सेलेक्टेड, यानी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी ऐप ने ले लिया है। तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, ऐप ने उस लोकेशन का जीपीएस ले लिया है। अब हम यहाँ पे हमने क्या क्या बर्ड्स देख रहे हैं हमारे ट्रेल पे वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने एक मैकपाई रॉबिन सुना, तो जैसे ही मैंने मैकपाई डाला तो मुझे ईबर्ड जो ऐप है, कौन सी मैकपाई रॉबिन है वो मुझे सेलेक्ट करना है। ये जो प्लस साइन है वहां पे मैं अगर नंबर जोड़ सकती हूँ। उसी तरह से मुझे 2-3 स्पैरोस सुनाई दे रहे हैं, तो मुझे पूरा नाम चिड़िया का टाइप करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने कुछ अक्षर टाइप किए, कुछ लेटर्स टाइप किए, ऐप मुझे वो सारे बर्ड्स के नाम बताएगा जिसमें ये वर्ड हाउस मौजूद है, और हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है। अब ये हाउस पैरो, तो यहाँ पे मैं फिर प्लस साइन डालूंगी। अब मुझे बारबेट भी सुनाई दे रहा है, पर मुझे काउंट और बर्ड का नाम साथ में डालना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। 1, जैसे ही मैंने ये टाइप किया मुझे ये सारे ऑप्शंस दिखे, तो मुझे ये मेरा व्हाइट चीक बारबेट है, मुझे सिर्फ व्हाइट चीक बारबेट पे क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने 10 रोज रिंग पैराकीट उड़ते हुए देखे, तो जैसे ही मुझे वो रोज रिंग पैराकीट ऐड करना हो मैं उस पर क्लिक करूंगी और वो काउंट अपने आप ऐड हो जाएगा। सो इस तरह से हम जब बर्डिंग करते हो हम इजीली हमारा ऐप भी ऑन करके फटाफट हम लिख भी सकते हैं कि हम क्या क्या देख रहे हैं। अगर ड्रोंगो देखा तो ड्रोंगो देख सकते हैं। अगर मैंने मैना देखा, पर मुझे हमारे यहाँ पे 2 मैना, बैंगलोर में सबसे कॉमन मैना 2 टाइप की जो मैनास है, वन इज कॉमन मैना और एक जंगल मैना। तो अगर मैंने कुछ मैनास देखे दूर, पर मुझे आइडेंटिफाई करने नहीं आया कि वो कॉमन मैना है या जंगल मैना है, तो यहाँ पे स्लैश है, तो मैं ये भी यूज कर सकती हूँ। और अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो उस स्पीशीज के बारे में, जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ उस नाम पे टाइप करना है और यहाँ पे डिटेल्स में मुझे लिखना है। अच्छा, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में आप अपना इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। उसी तरह से मैंने एक फ्लाई कैचर देखा, मुझे उसके बिहेवियर से पता चला वो फ्लाई कैचर है। या मैंने वॉबलर देखा, मुझे पता है कि वो एक वॉबलर है, पर मुझे आइडेंटिफाई करने नहीं आया कि वो कौन सा फ्लाई कैचर है या कौन सा वॉबलर है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा ईबर्ड, अलग अलग फ्लाई कैचर्स जो आपके एरिया में मिलते हैं, पर सिंस मैंने ठीक से देखा नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है कि कौन सा फ्लाई कैचर है। अगर वो ब्लू कलर का रेड ब्रेस्ट टिकल्स ब्लू या ब्लू थ्रोटेड फ्लाई कैचर है तो मैं ब्लू फ्लाई कैचर स्पॉ में जाएंगे। अगर कोई टाइगर या रेड ब्रेस्टेड है तो मैं ये वाला यूज करूंगी, या तो फिर मैं यहाँ पे टाइप करूंगी। सो ये हाँ, तो ईबर्ड आपको बहुत सारी ऑप्शन देता है। अगर आपने ईग्रेड भी देखा, आपको आईडी करने नहीं आया तो ईग्रेड स्पॉ करके ऑप्शन आएगा, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप नंबर और काउंट और बर्ड स्पीशीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने मेरे बर्डिंग 20 मिनट के बाद 20 मिनट की बर्डिंग में मैं लगातार 15-20 पैराकिट्स देखते जा रही हूँ, तो मैं फिर से जो पैराकिट मैंने पहले 10 डाले थे और अब मैंने 15 पैराकिट्स और देखे, तो जैसे ही मैंने 15 रोज डाले और रोस्टिंग पैराकीट पे क्लिक किया तो ये 15 पहले वाले 10 में ऐड हो गए। सो ये जो है इस तरह से हम स्पीशीज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेयर बर्ड्स भी मिलने की संभावना है। सो जब आप ईबर्ड में जैसे मैंने यहाँ पे डाला कौन सा रेयर बर्ड है यहाँ पे, ओके, स्पॉट बेलीड ईगल आउल या ईगल आउल। सो यहाँ पे मुझे ये रेयर बता रहा है, एक मरून सर्कल दिखा रहा है और एक
स्क्वायर बता रहा है, केसरी कलर का स्क्वायर जिसमें R लिखा हुआ है। सो जब ऐप आपको इस तरह से कोई भी मरून सर्कल, ऑरेंज सर्कल, या मोस्टली जब मरून सर्कल या ऑरेंज स्क्वायर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो स्पीशीज आपके एरिया में उस समय में रेयर है। और उसके लिए प्लीज 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 आप जितना हो सके उतना डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखिए कि आपने उस बर्ड को किस तरह से देखा, क्या साइज था, क्या कर रहा था, कौन से समय पे देखा, आपने उसको सेम दूसरे मिलती जुलती स्पीशीज से किस तरह से कंपेयर किया। और अगर आपके पास फोटोज है तो आप फोटोज भी डाल सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है तो कॉल रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो ये जो स्पीशीज है जो आपको ऐप दिखाता है, ये एक फिल्टर पे बेस्ड है। हर स्पीशीज का एक काउंट रखा गया है ईबर्ड पे, और जो स्पीशीज अगर रेयर है तो उसका काउंट 0 है। उसका मतलब अगर आप एक भी स्पॉट बेलीड ईगल आउट रिपोर्ट करेंगे तो ये आपको फ्लैग करेगा, ऐप उस स्पीशीज को फ्लैग करेगा और इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको मैसेज देगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 डाला, पर जब मैं सबमिट करने जाऊंगी आप आगे देखेंगे कि मुझे वो ऐप क्या बता रहा है। ठीक है, सो मान लीजिए कि मेरी बर्डिंग खत्म हो गई, मैंने जितने स्पीशीज देखने थे मैंने 7 मिनट में देख लिए। अब मैं स्टॉप करती हूँ, पर स्टॉप करने से पहले प्लीज एक बार जांच कीजिए कि आपने जितनी भी स्पीशीज रिपोर्ट की है वो सही है, उसके नंबर सही है, कहीं गलती से आपने कुछ और स्पीशीज नहीं डाल दी, या कहीं गलती से आपने नंबर्स में कोई गलती नहीं कर दी। अच्छा हाँ, और एक और बात, जब भी आप पिजन रिपोर्ट करते हैं ईबर्ड पे तो प्लीज आप फेरल पिजन रिपोर्ट कीजिए, बिकॉज जितने भी पिजन्स हम देखते हैं वो सारे डोमेस्टिकेटेड है। वाइल्ड वैरायटी और डोमेस्टिकेटेड वैरायटी में अंतर करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ वो जेनेटिक्स से, डीएनए से वगैरह हो सकता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। तो अब तक हम जितने भी पिजन्स देखते हैं उसको सिर्फ फेरल पिजन में आप ऐड कीजिए। तो ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये जो टिक मार्क है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, अब तक हमने जितनी भी स्पीशीज रिपोर्ट की है वो मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है। अगर इसमें से गलती से आपको कोई स्पीशीज हटानी हो तो आप हटा भी सकते हैं उसको। अगर कोई स्पीशीज आपको ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐप जब स्टार्ट कीजिए जब आप बर्डिंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं, आपने स्टार्ट चेकलिस्ट स्टार्ट किया, आप अपना ऐप पॉकेट में रखिए और फिर जैसे जैसे आप जो बर्ड्स देखते जा रहे हैं आप बीच बीच में ऐप खोलकर एंटर करते जाइए उसका काउंट और आपने क्या देखा। और जब आपका बर्डिंग खत्म हो गया हो, आपने पूरी स्पीशीज जितनी भी आपने आपके हिसाब से कॉल से या देखकर आपने चूज किया, पहचान सके, उसको ऐड किया है, तो उसको स्टॉप चेकलिस्ट कर दीजिए। अब स्टॉप चेकलिस्ट हो गई है, हमको कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो है ये स्टेशनरी, ट्रैवलिंग और इंसिडेंटल, ये जो 3 चीजें हैं। शशांक, कैन यू सी दैट स्क्रीन ऑफ चूजिंग ऑब्जर्वेशन टाइम? हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपकी वैसे। ठीक है, सो ट्रैवलिंग, स्टेशनरी और इंसिडेंटल, ये 3 चीजों का ही हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया में। बाकी कोई भी चीजें जो नीचे दी हुई है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते। स्टेशनरी यानी एक ही जगह पे आप बर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से हिली नहीं हूँ, एक ही जगह पे बर्डिंग कर रही हूँ, तो ऐप ने ऑटोमेटिकली स्टेशनरी सेलेक्ट किया। पर अगर जैसे मैं मूव करने लगूंगी तो ऐप अपने आप ट्रैवलिंग सेलेक्ट करेगा और कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो ऑटोमेटिकली किलोमीटर्स में दिखाएगा। इंसिडेंटल तब होता है जब आप बर्डिंग नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हो और आपने अचानक से कोई बर्ड सुना और देखा और आपको उसको ईबर्ड पे डालना है। सॉरी, हाँ, तो जैसे कि अगर जैसे मैं बाजार जा रही थी और मैंने एक शिकरा देखा तो मुझे उसको ईबर्ड में डालना है, तो मैंने जल्द से ऐप खोला, शिकरा डाला और इंसिडेंटल क्लिक किया। तो जब बर्डिंग आपका मेन पर्पस नहीं था पर फिर भी आपने कोई बर्ड देखा और सुना और आपको ईबर्ड पे रिकॉर्ड करना है तो वो इंसिडेंटल चेकलिस्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्लियर कर लिया ऑब्जर्वर्स यानी
कितने लोग थे बर्डिंग करते, आपके साथ बर्डिंग करते हुए। अगर आप अकेले हो तो ठीक है, अगर आपके पास आपके साथ 2 लोग हैं या 4 लोग हैं तो आप यहाँ पे काउंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स चेंज कर सकते हैं। सो मान लीजिए मेरे साथ 2 और लोग थे, हम तीनों मेरे बालकनी से बर्ड कर रहे थे। तो हम जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स चेंज किया, नीचे शेयरिंग ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। सो मैंने शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक किया। अब मुझे ये स्क्रीन बता रहा है जहाँ पे मुझे जो मेरे साथ और 2 बर्डर्स थे उनका ईबर्ड यूजर नेम डालना है। सो जैसे मान लीजिए मेरे साथ शशांक था, तो मैं उसका ईबर्ड नेम टाइप करने के बाद फोन स्क्रीन में जो आपका एंटर है कीपैड पे, वो एंटर टाइप कीजिए। और दूसरा मेरे साथ थी सुभद्रा, तो मैं उनका ईबर्ड यूजर नेम टाइप करने के बाद एंटर करती हूँ। और जैसे ही मैंने और भी अगर साथ मेरे साथ और भी लोग थे तो उनका ईबर्ड आईडी लेकर ईबर्ड आईडी टाइप करने के बाद डन क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा, विल बी शेयर्ड विद 2 ईबर्डर्स। सो ये बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रुप में बर्डिंग कर रहे हो तो सबको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक पर्सन लिस्ट बना सकते हैं और वो बाकी लोगों के साथ वो चेकलिस्ट शेयर कर सकते हैं। एक बार ये चेकलिस्ट शेयर हो जाती है तो आपका काम हो गया। अब वो उन बर्डर्स के ऊपर है, उनको वो चेकलिस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उनको ईमेल भी आएगा या वो जब अपने ईबर्ड अकाउंट में जाएंगे और माई चेकलिस्ट में जाएंगे, उनको एक मैसेज भी आएगा कि ये बर्डर ने आपके साथ चेकलिस्ट शेयर किए हैं, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनके अकाउंट में भी वो चेकलिस्ट आ जाएगी। सो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ईबर्ड चेकलिस्ट दूसरे बर्डर्स के साथ शेयर करते हैं और अगर वो नए ईबर्डर्स हैं तो उनको जरूर बताइए कि अपने ईमेल में जाकर उस चेकलिस्ट को एक्सेप्ट करें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू सबमिटिंग अ कंप्लीट चेकलिस्ट, यस और नो। सो इसका मतलब क्या है, यस कब क्लिक करना है और नो कब क्लिक करना है। कंप्लीट चेकलिस्ट का मतलब होता है जब आपने सारी बर्ड्स रिपोर्ट की है, सारी बर्ड्स जो आप आपके काबिलियत पर सुनकर देखकर आइडेंटिफाई कर सके, तो उसको, जिसमें कॉमन बर्ड्स भी आपने डाले हैं और उनके जैसे कि आप किसी लेक पे बर्डिंग गए, भले ही आपका फोकस वाटर बर्ड्स पे था, पर आपने बाकी की भी बर्ड्स जो लैंड में थे या कॉमन बर्ड्स, क्रो, मैना, पिजन, सब कुछ डाला, तो वो एक कंप्लीट चेकलिस्ट है। और हम रेकमेंड करते हैं कि कोशिश कीजिए कि आप कंप्लीट चेकलिस्ट डालें, बिकॉज कोई बर्ड्स आज कॉमन हो सकता है और हमें पता नहीं कि कल उनका हाल क्या होगा। इसीलिए डेटा तो सब चीज का इंपॉर्टेंट है, कॉमन का भी और रेयर बर्ड्स का भी। पर किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उस रेयर बर्ड की तलाश है, और या तो फिर आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए गए हो, आपके पास एक टारगेट है कि मुझे ये 4 बर्ड्स ही देखना है या ये एक बर्ड ही देखना है, और आपने लिस्ट स्टार्ट की और आपने कॉमन बर्ड्स छोड़ दिए, सिर्फ जो आपने फोटो किए हैं या आपकी जो टारगेट थी आपने वही डाले हैं, बाकी सारे बर्ड्स आपने लिस्ट में नहीं डाले, तो वो एक इनकम्प्लीट लिस्ट होगी। तो उसके लिए आपको नो सेलेक्ट करना है। तो ये बेसिक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, पर अगर आप और चेकलिस्ट देखेंगे या अगर आप ईबर्ड पे दूसरे लोगों की चेकलिस्ट देखेंगे तो आपको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सो मान लीजिए कि मैंने जितने भी बर्ड्स मेरे लिस्ट में डाले हैं उसको मैं अच्छी तरह से पहचान भी पाई आवाज से और देखकर, और मैंने यस क्लिक किया और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, मुझे स्क्रीन बताएगा लोकेशन चूज करने के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये आपको जो नियर बाय में जो आसपास के ईबर्ड हॉटस्पॉट्स दिखाएगा, आपके आसपास कौन से हॉटस्पॉट्स है। तो जैसे ये ग्रीन बलून है जिसके अंदर एक मशाल जैसे जल रही है, ये ईबर्ड हॉटस्पॉट है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके जगह के आसपास से 100 से 50 मीटर के अंदर या 1 किलोमीटर के अंदर कोई हॉटस्पॉट हो तो वो सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं है तो अगर जो भी ये मेरा जो ऑटो लोकेशन, जैसे ही मैंने ऐप स्टार्ट किया था वो ये लोकेशन था, ये सेलेक्ट कीजिए।
सो मान लीजिए कि मैंने ये हॉटस्पॉट सेलेक्ट किया, ठीक है, और यूज दिस लोकेशन पे टाइप किया तो वो हॉटस्पॉट सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है और मुझे लोकेशन चूज करना है, अगर इंटरनेट नहीं है तो मुझे ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, नीचे आसपास वाले लोकेशन हॉटस्पॉट्स भी नहीं दिखाएगा, या मैंने पिछली बार कोई लोकेशन यूज किया है वो भी नहीं दिखाएगा, पूरा ब्लैंक दिखाएगा। सो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप लिस्ट को क्लोज कर दीजिए, इस क्रॉस पे क्लिक कीजिए और लिस्ट को बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद क्या होगा, आपकी लिस्ट सेव हो जाती है। जब भी आप घर आते हो या आप नेटवर्क एरिया में आते हो, आप चेकलिस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो नीचे चेकलिस्ट दिया है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, सबमिटेड और नॉट सबमिटेड। सो नॉट सबमिटेड में आपकी जो लिस्ट है वो सेव हो गई है। सो यही वो लिस्ट थी जो मैंने अभी बनाई थी, राइट। अब मेरे पास इंटरनेट है तो मैं रिव्यू करती हूँ और उसको लोकेशन मेरा हॉटस्पॉट चूज करके यूज दिस लोकेशन करके सबमिट करती हूँ। अब ये डेमो लिस्ट है इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं करूंगी, पर जब आपके पास इंटरनेट आ जाए आप लिस्ट सबमिट कर सकते हो। अगर आप फील्ड पे 10 चेकलिस्ट भी बनाते हो और आपके पास नेटवर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस लिस्ट को बंद करते जाइए, वो नॉन सबमिटेड में सेव होते जाएगा और जब भी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो आप वो सारी नॉट सबमिटेड लिस्ट एक साथ सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ऐप में जितनी भी लिस्ट है वो जो आपने ऐप से अपलोड की है या सेव भी की है नॉट सबमिटेड में, अगर आपके ऐप को कुछ हो जाता है या फोन को कुछ हो जाता है या कुछ भी वायरस हो जाता है तो आप सारा कुछ डेटा जो आपने ऐप से अपलोड किया है वो चला जाएगा। पर अगर आपने ऑलरेडी अपलोड किया है तो आपको वो आपके अकाउंट में वेबसाइट पे दिखाएगा, ऐप पे नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने नॉन सबमिटेड लिस्ट सबमिट नहीं की और अगर ऐप आपके फोन या ऐप को कुछ हो जाता है तो वो लिस्ट आपको मिलना मुश्किल है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे ही आपके पास नेट डेटा कनेक्शन आ जाए आप नॉट सबमिटेड लिस्ट को सबमिट करते जाइए। सो ये जो था ये ऐप का डेमो था और इसके साथ ही मैं लास्ट वाला जो हमारा एक सेशन है, अगर हमारे पास और 5-10 मिनट का टाइम है तो मैं आपको एक मर्लिन बर्ड आईडी ऐप भी दिखाना चाहती हूँ। ये भी एक फ्री ऐप है। तो ये जो है मर्लिन बर्ड आईडी ऐप, ये काफी सारे बर्ड वॉचर्स यूज करते हैं और स्पेशली जो नए बर्डर्स है उनके लिए भी काम का है। सो जैसे कि ये फ्री ऐप है, आपने मर्लिन बर्ड आईडी ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद आपने कोई चिड़िया देखी और अगर आपको वो आइडेंटिफाई करने नहीं आया तो आप स्टार्ट बर्ड आईडी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, लोकेशन अगर आप उसी टाइम पे हो तो आप करंट लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या आप मैप से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेट आज की है या कब की है, अगर आपके पास एक फोटो पड़ी है जो आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज ही की डेट है। अब ये बताएगा आपकी बर्ड की साइज क्या थी, आपने जो बर्ड देखी वो कौन से साइज की थी, स्पैरो साइज की थी या उससे छोटी थी या स्पैरो या ब्लैक बर्ड के बीच वाली साइज थी। ठीक है, तो आप उस तरह से आपका साइज चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी बर्ड स्पैरो साइज की थी। जैसे ही आपने साइज चूज की नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए और कलर्स, आपके बर्ड्स में क्या क्या कलर्स है। सो मेरे बर्ड में वाइट था, येलो था, या वाइट और येलो था और मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो क्या कर रही थी बर्ड, सो मैं चूज करूंगी इन ट्रीज आइडेंटिफाई। सो अब ऐप क्या करेगा,
जितने भी वो साइज की, वो कलर्स की बर्ड्स है, वो उसकी लिस्ट दिखाएगा। और आपको चूज करना है कि कहीं आपने जो बर्ड देखी वो ये तो नहीं थी। तो क्योंकि लिए मैंने येलो और व्हाइट चूज किया था, ये मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। तो मेरी बर्ड व्हाइट आई थी। तो ये बहुत काम की चीज है। और आप इस पे साउंड भी सुन सकते हैं हर एक बर्ड्स का। तो स्पेशली आप अगर नए बर्डर्स हो तो ये आपको बहुत काम आने वाला ऐप है। जो और मैंने कहा कि फोटोग्राफ्स, कितनी भी बुरी फोटोज हो वो भी आप अपलोड कीजिए, बिकॉज ये मर्लिन बर्ड आईडी ऐप को ट्रेन करने में मदद करता है। ठीक है, ये तो था हमारा ईबर्ड ऐप कैसे यूज करना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस है जो आपको गाइड करेगा कि आप फोटोज किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो वो सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी। और मेन चीज है, लास्ट के 5 मिनट में आपको सिर्फ ये हम क्यों इस यहाँ पे मिले हैं उसके लिए एक क्विकली मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाना चाहती हूँ। Shashank, can you see my screen? Word Count India website. Still opening. Yeah, now. Yeah, visible. So 18 से 18 फेब से लेकर 21 फेब तक ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट करके वो ग्लोबल बर्डिंग इवेंट है, जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट बर्ड काउंट इंडिया के वेबसाइट पे मिलेंगी। अगर आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हो जैसे कि बर्ड वॉक, या आप अपने कम्युनिटी के लिए कोई एक टॉक या कुछ भी ऐसे प्लान कर रहे हो, या नए लोगों को बर्डिंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका इवेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन चाहिए या पब्लिसिटी के लिए पोस्टर्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट्स में हर जगह के लिए स्टेट कोऑर्डिनेटर्स है, यानी अगर आपको कोई भी मदद चाहिए इस इवेंट में, क्या कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, या कौन ईबर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो अगर आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे हर स्टेट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे लोगों के नाम हैं। और पिछले साल का मैं आपको क्विकली रिजल्ट्स दिखाना चाहती हूँ कि इससे हमको क्या फायदा है, और झारखंड एज अ स्टेट हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो ये पिछले साल का जो बर्ड का ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट था उसका रिजल्ट है। तो अगर हम ग्लोबल स्टेटस देखेंगे तो इंडिया पिछले साल सेकंड नंबर पे थी स्पीशीज, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे थी स्पीशीज रिपोर्टिंग पे, और चेकलिस्ट सबमिशन में थर्ड नंबर पे थी। सो ऑल्दो इंडिया में कम बर्ड वॉचेस है यूएस और कनाडा से लेकर, पर फिर भी हमने 30,000 से ज्यादा चेकलिस्ट अपलोड की। उसी तरह से अगर हम टॉप ऐसे स्टेट्स लिए हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा चेकलिस्ट अपलोड की, ये सारे स्टेट्स हैं। और हो सकता है ये साल अगर झारखंड बर्डर्स भी बर्डिंग करने चले ये चारों दिनों में और काफी सारी चेकलिस्ट अपलोड की, तो उनका भी, वो स्टेट का नाम भी यहाँ पे आ सकता है। ये एक मैप है जो सबसे ज्यादा येलो दिखने वाले स्टेट्स है वहां से सबसे ज्यादा चेकलिस्ट अपलोड हुई है, और जो भी पर्पल दिखने वाले स्टेट्स है वहां पे कम चेकलिस्ट अपलोड हुई है, और ग्रीन जो है वहां पे 500 से 200 चेकलिस्ट अपलोड हुई है। सो हम देखते हैं, बिहार से 33 चेकलिस्ट है, छत्तीसगढ़ से 268 है, झारखंड से सिर्फ 19 चेकलिस्ट अपलोड है। सो आप देखते हो झारखंड 19 पे पर्पल पे है, इसका मतलब है कि बहुत कम चेकलिस्ट अपलोड की गई है। तो आप इस साल कोशिश कीजिए कि आप सारे बर्ड वॉचर्स मिलकर
नए लोगों को बर्डिंग से इंट्रोड्यूस कीजिए। आई नो पैंडेमिक है, अगर आप बड़े ग्रुप्स में जा नहीं सकते, पर अगर आप अकेले ऐसे टीम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, तो आप पूरे स्प्रेड आउट होकर बर्डिंग कर सकते हैं। या किसी हाल से अगर आप बाहर नहीं जा सके तो आप आपके घर के छत से या बालकनी से, टेरेस से बर्डिंग कर सकते हैं, और आप चेकलिस्ट ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मिनिमम चेकलिस्ट जो हो वो 15 मिनट की हो, 15 मिनट से कम की ना हो। और आप 15 मिनट से कम 15 मिनट या ज्यादा मिनट की चेकलिस्ट डाल सकते हैं। आप जितनी चेकलिस्ट ज्यादा डालेंगे उतना ही झारखंड का डेटा यहाँ पे दिखते जाएगा। तो आई होप कि इस साल झारखंड पर्पल कलर में ना रहे, और आप सब लोगों के हेल्प से झारखंड से एक अच्छा बर्ड मॉनिटरिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुए। ये एक बिगिनिंग, ऐसे नहीं कि हमने ये इवेंट के लिए ही बर्डिंग किया है। ये इवेंट होने के बाद भी हम कोशिश करते रहेंगे कि ऐसा झारखंड हमारा डेटा अच्छा हो और हम रेगुलर बर्डिंग करते जाएं। तो इसी के साथ आज का टॉक खत्म होता है। एक मैं हमेशा बोलती हूँ ये लास्ट है, पर लास्ट चीज बाकी है। अगर यहाँ पे कोई नए बर्डर्स है तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे बर्ड काउंट इंडिया के वेबसाइट पे जाइए। और बर्ड काउंट इंडिया एक एक्चुअली अलग से कोई कंपनी या प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। और हमारे पार्टनरशिप में एनजीओज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बर्ड वॉचर्स है, नेचुरलिस्ट है, काफी सारे बर्डिंग ग्रुप्स है जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे एक्टिव है। सो हम इन सबको मिलकर हम इन सबके साथ काम करते हैं, और हमारा कोशिश यही है कि बर्ड वॉचिंग इंडिया में बढ़ते जाए, बर्ड वॉचर्स बढ़ते जाए, और बर्ड वॉचर्स अपना डेटा सिस्टमैटिकली एंटर करे कहीं पे भी जहाँ पे हमको अच्छा डेटा मिलेगा हमारे बर्ड्स को समझने के लिए। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। हम बर्ड वॉचर्स का इंटरव्यूज करते हैं, वो दिखने मिलेगा। हमारा ई बर्ड डेटा चैलेंज होता है हर महीने, वो देखने मिलेगा। और बर्ड आईडी, जैसे हमने रिसेंटली स्वॉलोज के ऊपर एक आईडी आर्टिकल लिखा था, तो वो देखने मिलेगा। और अगर आप नए बर्डर्स हो तो काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको बर्डिंग किस तरह से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स हैं, तो आप वो देख सकते हो। और उसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन खत्म होता है। हमारे पास 5 मिनट है, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। Myself, Manish Kumar. हाय मनीष। My question was is regarding whenever we find some rare species and upload it on eBird, like I found ultramarine flycatcher in 2020. But once we upload the picture and give details, sometimes it so happens that it remains unconfirmed, and it doesn't show in the data when we search for that bird again. That is not shown. So whom we can discuss, because whatever as of we use Ask ID, Indian birds, and after confirmation from there only, then we put our data in the eBird. But then I am not finding, because whatever in Jharkhand, that's why I asked also in the chat question, who is the reviewer, so that we can discuss with, because we are all on Facebook, we can contact and discuss our doubts and all that, so that it is quickly resolved. For 2 years, if it is not resolved, then interest also dwindles कि भाई हमने किया और कुछ उसका वही नहीं हो रहा है, update ही नहीं हो रहा है. No, very good question, Manish. So what happens is the eBird has two ways of filtering the data. One is automatically some species pass through the eBird filters, and second thing is some rarities are blocked by the eBird filters, and there are reviewers. So for Jharkhand, we have 1 or 2 reviewers, but unfortunately, all the eBird reviewers are volunteer reviewers, and they just can review when they have time, because they are either they are students or they are working, and we don't have enough local eBird reviewers for Jharkhand. We are hoping that once lot of you start,
using eBird, one of you can become the reviewer for this area. But it remains unconfirmed because the reviewer has not got time to attend that record. So if I'll show you one classic example, and I completely understand what you're saying, because it's frustrating even after 2 years if the record is not because the thing is na ki you are saying that Bird Count India is integrated with some Facebook groups like Ask ID. It is a wonderful group, you know that. Yes. So instead of giving one to, there are so many experts there, and I think some of them were also due to उनका भी नाम आया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो अश्विन है या सुहेल हैदर साहब हैं या बहुत लोग हैं, तो वो लोग उनसे जब कंफर्म हो ही जा रहा है तो वही क्यों नहीं लिंक हो जाए, ऐसा कुछ हो कि वेट सिस्टम में मतलब झारखंड के ही लोग वो रिव्यू करें, ये जरूरी नहीं ऑल इंडिया में कोई भी, क्योंकि जैसे हमने दिया तो उसमें तो एंडरटन साहब ने खुद लिख के जब दे दिया इंडियन बर्ड्स में कि भाई ये उसी का है, तभी हम लोग ने डाला भी था, तो रिप्ले गाइड के जो लेखक है वही दे रहे हैं, तो फिर इसमें अलग से करने का जरूरत नहीं होना चाहिए, मतलब कोई लिंकिंग हो जाए जहां जो सेंट्रल पूल ऑफ एक्सपर्ट हैं वहां से। तो ये जो हमारा जो सुशील जी ने जो व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है ना ये मीटिंग के लिए, हम उसी ग्रुप को चेंज करके ईबर्डर्स ऑफ झारखंड करेंगे और यहाँ पे हम हमारे डाउट्स डालते जाएंगे ताकि बर्ड काउंट इंडिया से लेकर या आप लोगों में से भी काफी सारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और ये मैं आपको, अगर आपको स्क्रीन देख सकते हैं तो ये हमारा पूरा इंडिया का रिव्यू क्यू है। अच्छा। जो आप देख सकते हैं 83,000 पे है। ये सारे रिकॉर्ड्स रिव्यूअर्स को देखकर जांच करके देखना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है, ईमेल करना है या ऑलरेडी ये रिकॉर्ड्स है पहले उस एरिया से तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। झारखंड जैसे एरिया से काफी कम डेटा है, सो काफी सारी आपकी स्पीशीज अगर कॉमन भी होगी तो भी ऐप आपको रेयर बता रहा रहेगा बिकॉज डेटा बहुत कम है। पर जी ऐसा होता है, मर्लिन में भी बहुत ऐसा होता है क्योंकि वो रेयर बताने लगता है, लेकिन खैर एनीवे हम लोग कोशिश करते हैं कि 2-3 जगह से कंफर्म करके एंड जो लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वी आर ए क्लोज ग्रुप, हम लोग चूंकि स्मॉल हैं इसलिए सब लोग जानते हैं एक दूसरे को, इसलिए आपस में डिस्कस भी कर पाते हैं। आइसोलेटेड बर्डिंग नहीं हो रही अभी झारखंड में, सब लोग मिलजुल के ही बर्डिंग कर रहे हैं जो लोग रांची में हैं। वेरी गुड। तो हम लोग आपस में ही पहले कंफर्म करते हैं कि भाई देखिए ये थोड़ा डाउट हो रहा है, शिव शंकर जी हैं, सुशील है और बाकी लोग हैं, दूसरे फॉरेस्ट वाले लोग हैं, तो सबसे हम लोग डिस्कस करके ही फिर कोई चीज रखते हैं। करेक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन झारखंड का, ये फिल्टर, ये हमारा बैकएंड स्क्रीन है। यानी मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आप ऐप स्टार्ट करते हो तो ऐप आपको एक फिल्टर, एक स्पीशीज का लिस्ट देता है, वो इस फिल्टर पे बेसिस है। तो जैसे फल्वस व्हिस्टलिंग डक का काउंट विंटर में 2 रखा है और बीच में पूरा 0 रखा है। तो ये इस टाइम पे अगर आपने एक भी फल्वस व्हिस्टलिंग डक देखा है तो आपको वो ऐप रेयर बताएगा। उसी तरह से काउंट भी, यहाँ पे भी अगर आपने 5 या 10 फल्वस व्हिस्टलिंग डक रिपोर्ट करते हैं दिसंबर में, तो ऐप आपको बोलेगा कि आपका काउंट ज्यादा है, इस पे डिटेल्स डाले। तो ये सारा फिल्टर्स हम मैन्युअली चेंज करते हैं पिछले टाइम का डेटा देखकर। पर अगर बहुत सारा डेटा आते जाएगा तो ये भी बेटर होते जाएगा। अच्छा, और दूसरा एक और क्वेश्चन था, जैसे हम लोग कई बार एक नेचुरल हम लोग का ये रहता है कि जैसे आपने कहा ना कि कॉमन बर्ड्स कौन सा है, तो क्रो है, फेराल पिजन है, या बहुत ज्यादा जो कॉमन है उसको हम लोग काउंटिंग से हटा ही देते हैं। तो आपने कहा, अभी बताया कि उसमें ये लिखे कि इट इज नॉट ए कंप्लीट चेकलिस्ट, इट इज इनकम्प्लीट चेकलिस्ट इन द सेंस दैट वी हैव omitted those common birds, मतलब हम लोग का रहता है ये तो रोज देखते हैं, इसको क्या रिपोर्ट करें, इस तरह से। तो अगर हम इनकम्प्लीट चेकलिस्ट बोलते हैं तो ईबर्ड उस डाटा को किस तरह से इंटरप्रेट करता है? हाँ, तो वो भी डेटा एनालिसिस में काम आता है, पर वो किस तरह से काम आता है वो मेरे ख्याल से अश्विन जो ग्रुप में है वो आपको ज्यादा से बताएगा। जैसे कि स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स के लिए जब डेटा एनालिसिस हुआ था तब इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिस्ट दोनों को देखकर उन्होंने डेटा लिया था। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप का डेटा होता है। ये जो इनकम्प्लीट है वो, जैसे मान लीजिए आपने झारखंड का 19 दिखाया, उसमें जैसे इनकम्प्लीट जो हम लोग डालते हैं कभी कभी, जब हमने पूरा नहीं डाला, कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स जो नहीं आई
उनका टाइम नहीं रहा तो सिर्फ उन्हीं का डाल दिया, बाकी को छोड़ दिया, तो वो झारखंड के लिस्ट में काउंट में नहीं आएगा वैसा अगर करेंगे? नहीं, हाँ, तो वो जो बार चार्ट आपको दिखाया था उसमें फिर हमको डेटा कम बताएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि कंप्लीटली डालें ताकि वो रिफ्लेक्ट भी करे हमारे स्टेट करेक्ट के। करेक्ट, रिफ्लेक्ट अच्छा। करने के लिए जैसे स्पीशीज मैप है या डिस्ट्रीब्यूशन है या सीजनैलिटी है, वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कॉमन बर्ड्स का इंक्लूजन जरूरी है। ठीक ठीक। ठीक है, और कोई सवाल? मित्तल, सत्यजीत here. हाय